22 अगस्त की रात तकरीबन 11 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सफ़ेद रंग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी प्रयागराज कौशाम्बी रोड पर तेज़ी से भागी चली जा रही थी। इस गाड़ी में तकरीबन 4 से 5 लोग सवार थे। एक आदमी ड्राइविंग सीट पर था, बगल में एक शख्स बैठा हुआ था और पीछे की सीट पर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 लोग थे। ये लोग पार्टी करते हुए जा रहे थे, यानी गाड़ी में ही जो है पीने पिलाने का दौर चल रहा था। पैक पर पैक बनाए जा रहे थे, हर कोई पी रहा था, यहाँ तक कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स जिसे बिल्कुल नहीं पीना चाहिए था वो भी पी रहा था। और आपको जानकर ये अजीब लगेगा, थोड़ी हैरानी होगी कि गाड़ी में जो बाकी के 3 लोग बैठे हुए थे वो खुद तो पी रहे थे, लेकिन ड्राइविंग सीट पर जो शख्स बैठा हुआ था उसे थोड़ा लार्ज पैक बना कर दे रहे थे ताकि वो ज़्यादा पिए। मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों, ऐसे तो एक्सीडेंट का खतरा और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो भी लोग गाड़ी में बैठे हुए थे उनका मकसद कुछ और था, एक्सीडेंट के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं। ये गाड़ी चलती रही काफ़ी देर तक, और फिर एक जगह जब सारे लोग उतरे बीच रास्ते में, तो उनमें से जो शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसको समहाउ ये रियलाइज़ हो गया, उसको ये एहसास हो गया कि ये लोग मुझे जानबूझकर ज़्यादा शराब पिला रहे हैं। मैं अब नशे में हो रहा हूँ और मुझे नशा ज़्यादा हो रहा है। तो उसने कहा कि अब मैं घर वापस जाऊँगा। गाड़ी जो स्कॉर्पियो थी वो भी उसी की थी जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, जो गाड़ी चला रहा था। तो बाकी के जो 4 लोग थे वो उसके दोस्त ही थे। उन्होंने कहना शुरू किया कि अरे क्या बात कर रहे हो, सारा इंतज़ाम तो पार्टी का आगे किया हुआ है, चित्रकूट हम चल रहे हैं, पूरी प्लानिंग है, वहाँ खाने पीने का सारा इंतज़ाम है, एक दोस्त इंतज़ार कर रहा है, बुला रहा है, और तुम अभी बीच रास्ते से लौटने की बात कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नशा ज़्यादा हो रहा है, मैं चित्रकूट नहीं जाऊँगा, मैं वापस जाऊँगा। जब ये बात बाकी के इन 3 लोगों ने सुनी तो इनको लगा कि शायद प्लान थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करेंगे, थोड़ी देर बाद बेशक वापस चले, लेकिन अभी तो चलो। तो गाड़ी फिर से उसी रोड पर आगे बढ़ने लगी। अब थोड़ी दूर गाड़ी आगे बढ़ी ही थी कि पीछे जो 2 लोग बैठे हुए थे उसमें से एक शख्स ने एक लोहे के रॉड जैसी चीज़ से पूरी ताकत से ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स के सिर पर वार कर दिया। वार करते ही वो दर्द से बिलबिला उठा और उसने गाड़ी जो है एकाएक रोकी किसी तरह, और बगल में जो आदमी बैठा हुआ था उसने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया किसी तरह से। अब पीछे बैठे जो लोग थे उन सारे लोगों ने पीछे से फंदा लगाया उसके गले में, और फिर उस फंदे को वो तब तक कसते रहे जब तक कि ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की मौत नहीं हो गई। और इस तरह से बीच रास्ते में अंधेरे में स्कॉर्पियो के अंदर एक आदमी की हत्या कर दी गई। अब जिसकी हत्या हो चुकी थी उसकी लाश को बाकी लोगों ने पिछली सीट पर रखा, और एक शख्स जो है वो लाश के साथ ही बैठा पिछली सीट पर, और बाकी के 2 लोगों में से एक ड्राइविंग सीट पर और एक एज यूजुअल बगल वाली सीट पर बैठा। इसके बाद गाड़ी फिर से जो है उसी प्रयागराज कौशाम्बी रोड पर काफ़ी देर तक, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक घूमती भटकती रही, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि अब इस लाश के साथ करना क्या है। बहुत देर तक वो इस तरह से भटकते रहे, और भटकते भटकते गाड़ी में जो कुछ हो रहा था उसमें एक बात ये थी कि हत्या तो हो गई, लेकिन उस आदमी का जो मर गया उसका मोबाइल फ़ोन गाड़ी में ही रखा हुआ था या पड़ा हुआ था, जो भी आप कहें। तो उस मोबाइल फ़ोन पर कत्ल करने वाले एक शख्स की नज़र गई, और उसने सोचा कि इस मोबाइल फ़ोन को देखना और इसमें क्या है ये चेक करना ज़रूरी है। तो उसने फिर उस मोबाइल फ़ोन को उठाकर अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है आजकल मोबाइल फ़ोन में जो है बायोमेट्रिक लॉक होते हैं, फिंगरप्रिंट या फेस आइडेंटिटी से ही मोबाइल फ़ोन खुलते हैं। तो मोबाइल फ़ोन उसका था जिसकी मौत हो चुकी थी, अब उससे कोई पासवर्ड तो पूछा नहीं जा सकता था। ऐसे में जो लाश की उंगलियां थी हाथों की, उन उंगलियों को फिंगरप्रिंट सेंसर पर लगाया, और मोबाइल फ़ोन को खोलने में वो एक शख्स जो बैठा हुआ था लाश के साथ और जो उस मोबाइल फ़ोन को देखना चाहता था कि उसमें क्या है, वो खोलने में कामयाब हो गया।
इसके बाद जब उसने मोबाइल फ़ोन खोला तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई जिसे देखने के बाद लाश के साथ बैठे शख्स का गुस्सा जो है और उबाल पर आ गया, सातवें आसमान पर चला गया। आप समझिए, 3 लोग जो एक हत्या को अंजाम दे चुके हैं, जाहिर है वो गुस्से में ही हैं, लेकिन हत्या कर लेने के बाद मोबाइल फ़ोन पे कुछ ऐसा दिख जाता है कि उसमें से एक कातिल का गुस्सा जो है और बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपना आपा खो बैठता है और लाश को ही जो है वो थप्पड़ मारने लगता है। 1 2 3 4 ताबड़तोड़ थप्पड़ और बेहिसाब गालियाँ। इसके बाद वो गाड़ी में मौजूद अपने बाकी 2 साथियों से ये कहता है कि गाड़ी जो है फ़ौरन रेलवे ट्रैक के पास ले लो, मैं अब इस लाश के चीथड़े उड़ाऊंगा। ये दोस्त पूछते हैं कि भाई क्या प्लानिंग है बता। बोला नहीं, प्लानिंग नहीं, ले लो, रेलवे ट्रैक के पास लो। तो ये लोग फिर घूमते घुमाते, चूंकि चित्रकूट तो जाना था नहीं, वो तो एक प्लान का हिस्सा था, हो सकता है चित्रकूट चले भी जाते, लेकिन काम उनका पहले हो चुका था, कत्ल पहले ही हो चुका था। तो उन लोगों ने गाड़ी इधर उधर काफ़ी देर तक घुमाई भटकाई और फाइनली वो प्रयागराज के पास ही एक और जगह है पुरा मुफ्ती, उस पुरा मुफ्ती के पास एक बमरौली रेलवे स्टेशन है, उसके पास में रेलवे ट्रैक के पास में उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो आधी रात को लगाई। तभी तकरीबन 11:15 बज रहे थे और गाड़ी में ये जो लाश पड़ी हुई थी, उस लाश को इन तीनों लोगों ने पकड़कर जो है वो खींचकर रेलवे ट्रैक पर ले जाकर रखा और रेलवे ट्रैक पर उस लाश को ऐसे रखा जिससे कोई गाड़ी अगर वहाँ से गुजरे तो उसके पूरे जो है टुकड़े बिखर जाए, चीथड़े उड़ जाएं और उस लाश को देखकर पहचान कर पाना मुश्किल हो। हुआ भी ऐसा, इत्तेफाक ऐसा कि वहाँ से कोई गाड़ी गुजरी भी तो राजधानी एक्सप्रेस गुजरी। डिब्रूगढ़ राजधानी रात को वहाँ से गुजरती है और जब वो ट्रेन इसी बमरौली रेलवे स्टेशन के पास से गुजरी और आउटर में जब डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक के ऊपर रखा गया तो उसके चीथड़े उड़ाते हुए वो ट्रेन निकल गई। ट्रेन चली गई। इसके बाद ये लोग फिर से लाश के पास पहुँचे, देखा कि लाश का सिर अलग हो चुका है, हाथ अलग, पाँव अलग, लेकिन जो लाश का टोर्सो था यानी धड़ का हिस्सा था, वो हिस्सा आपको पता है कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है, तो वो हिस्सा इतना डैमेज नहीं हुआ था या इतनी बुरी तरह से उसके टुकड़े या चीथड़े नहीं हुए थे कि उसको और काटा या डिस्टॉर्ट ना किया जा सके। तो वही शख्स जो गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा था, जो लाश को थप्पड़ मार रहा था, जिसने लाश के फिंगरप्रिंट से उसके मोबाइल को खोलकर चेक किया था मरने वाले के, उस शख्स ने अब बाकी लोगों से ये कहा कि आओ धड़ के बाकी हिस्से को भी अभी और कटवाते हैं। इसके बाद उन लोगों ने धड़ के हिस्सों को भी रेलवे ट्रैक पर फिर से रखा। तकरीबन 2 घंटे तक ये सारे के सारे लोग उस लाश के साथ रेलवे ट्रैक के पास रहे और किस्तों में अलग अलग गाड़ियां वहां से गुजरती रही और अलग अलग गाड़ियों से उस लाश के टुकड़े करवाते रहे। इस तरह से उस लाश के चीथड़े बिखेर दिए गए और सब कुछ करने कराने के बाद ये सारे लोग वापस आ गए। अभी सवाल यह है कि कत्ल किसका हुआ, मारने वाले कौन थे, इसके पीछे दुश्मनी क्या थी। अब वो सारी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। ये घटना जैसा कि मैंने आपको बताया 22 अगस्त की रात की थी, तो 23 अगस्त की सुबह को रेलवे ट्रैक के पास में लोगों ने कुछ मानव अवशेष देखे और उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। लोकल पुलिस जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने, पुलिस वालों ने देखा कि हाँ एक बॉडी जो है वो बुरी तरह से रेलवे ट्रैक पर कटी फटी मिली है। उस बॉडी को पुलिस ने रिकवर किया। पहचान कर पाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। चेहरा पहचान आमतौर पर तो चेहरे से ही होती है या जिस्म में कोई ख़ास निशान हो या टैटू हो उससे होती है। तो जिस्म के तमाम हिस्सों के तो पर खच्चे उड़ गए थे, चेहरा जो है वो बिल्कुल ही म्यूटिलेटेड था, चेहरा था ही नहीं देखा जाए तो ऐसे में पहचान कर पाना मुश्किल काम था। तो पुलिस ने क्या किया, उस लाश के टुकड़ों को बटोरा और एक जगह करने के बाद उसके फ़ोटोग्राफ क्लिक किए। कुछ एक कपड़े जो फटे चीथड़े उस लाश के साथ चिपके हुए थे, लगे हुए थे, उन कपड़ों की अच्छी तरह से तस्वीरें क्लिक की ताकि आदमी के चेहरे से या बॉडी पार्ट से ना सही, कपड़ों से ही सही उसकी पहचान हो पाए। और पुलिस ने फिर लाश को एक साथ एक्यूमुलेट करवाकर उसके हिस्सों को पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया ताकि उसकी फॉरेंसिक जांच हो और फिर सही समय पर अगर पहचान हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो 23 अगस्त के बाद जो है ये इंतज़ार करते रहे और आसपास के थाना इलाकों में पता भी करते रहे, लेकिन किसी भी ऐसे मरने वाले आदमी या गुमशुदा आदमी के बारे में उस वक्त पुलिस को पता नहीं चली, कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली। इधर
24 अगस्त को, यानी एक दिन और गुजरने के बाद, एक लावारिस हालत में एक स्कॉर्पियो पुलिस को चित्रकूट के पास सड़क पर एक जगह गड्ढे में फंसी हुई मिली। पुलिस ने जब उस स्कॉर्पियो को देखा और उसकी जांच की, उसके नंबर का पता किया, तो पता चला कि ये स्कॉर्पियो जो है प्रयागराज के बीजेपी लीडर रणधीर सिंह यादव की है, जो लावारिस हालत में रोड के किनारे एक गड्ढे में फंसी हुई पड़ी थी। जब इसके बारे में पुलिस को पता चला तो पुलिस वालों ने फिर बात की रणधीर सिंह यादव के घर वालों से। तो रणधीर सिंह यादव के घर वालों ने कहा कि हाँ, उनका बेटा जो है वो 22 तारीख की सुबह ही घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वो घर भी नहीं आया है और मतलब उसके बारे में कोई खोज खबर भी नहीं मिली है। हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है अगले दिन यानी 23 तारीख को, लेकिन हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। और अब आप बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो मिली है, तो स्कॉर्पियो तो मिल गई, लेकिन हमारा बेटा रणधीर वो कहाँ है, इसका हमें पता नहीं है। तो घर वालों से ये बातचीत हुई स्कॉर्पियो मिल जाने पर, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस स्कॉर्पियो के साथ लाश के उन बरामद टुकड़ों का कोई कनेक्शन तब तक नहीं जोड़ पाई। 2 दिन और गुजर गए और पुलिस वालों ने लाश के उन टुकड़ों को 23 से लेकर 26 तारीख तक 3 दिनों तक इंतजार करने के बाद आखिरकार लावारिस समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब घर वाले पुलिस के पास जाने लगे, यहां तक कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के उनसे जाकर मुलाकात की, बताया कि हमारा बेटा गायब है, तो डिप्टी सीएम ने प्रयागराज पुलिस से कहा कि आप थोड़ा गंभीरता से जांच कीजिए, पता कीजिए। तो प्रयागराज पुलिस जो है और एक्टिव हुई और उसके बाद वो जो लावारिस लाश के टुकड़े मिले थे, उन लाश के टुकड़ों की तस्वीरें, उनका तो अंतिम संस्कार कर चुके थे, तस्वीरें जो है वो घर वालों को दिखाई। और घर वालों ने जब वो तस्वीरें देखी तो इतनी विभत्स तस्वीरें देखकर उनका दिमाग घूम गया, वो पागल से हो गए। एक तो तकलीफ, एक तो गम कि उनका बेटा, और तस्वीर देखकर जब वो समझ गए कि ये हमारे बेटे के ही जिस्म के हिस्से हैं, तो उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो ज़ारों कतार रोने लग गए और सिर्फ अंडरवियर देखकर घर वालों ने ये पहचान करने में कामयाबी हासिल की कि ये लाश के टुकड़े जो है उनके बेटे रणधीर सिंह यादव के हैं। बाकी शरीर का कोई हिस्सा इंटैक्ट था ही नहीं जिससे वो पहचान पाते। कपड़ों को देखकर घर वालों ने पहचान की। अब सवाल ये था कि रणधीर सिंह यादव जो बीजेपी का नेता है, प्रयागराज का समाज सेवा करता है, सामाजिक आदमी है, उस आदमी की इतने भयानक तरीके से जिन लोगों ने भी हत्या की, वो लोग कौन थे और उन्होंने ये हत्या क्यों की? रणधीर सिंह यादव आखिर ऐसे लोगों के साथ पार्टी करने के लिए कैसे तैयार हो गए जो उसका कत्ल करना चाहते थे और रणधीर सिंह यादव को इसके बारे में पता ही नहीं था? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी और पुलिस को अब इस मिस्ट्री को सुलझाना था। तो पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। ये सीसीटीवी फुटेज उसी प्रयागराज कौशाम्बी रोड की थी जिस सीसीटीवी फुटेज में रणधीर सिंह यादव की स्कॉर्पियो गाड़ी जो है एक होटल के बाहर, होटल मतलब रहने ठहरने का नहीं बल्कि कुछ खाने पीने की चीज़ें जहाँ बिकती हैं, वहाँ पर एक होटल के बाहर खड़ी हुई नजर आई। और उस होटल के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज कैद हुई थी उसमें ड्राइविंग सीट के बगल वाले सीट पर जो आदमी बैठा हुआ था वो अपनी तरफ का शीशा नीचे उतारकर होटल के कर्मचारियों से कुछ चीज़ें खरीद रहा था, मंगवा रहा था। होता है ना, गाड़ी में लोग बैठ गए हैं, पार्टी करने की तैयारी चल रही है, कुछ चिप्स, नमकीन और मिठाई जैसी चीज़ें मंगवाते हैं कई बार लोग चलती गाड़ी में, रोड के किनारे, कुछ उस तरह का मामला था। तो ये सीसीटीवी फुटेज जब मिला तो पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से देखा, जूम इन करके, और जूम इन करके देखने के बाद पुलिस को एक आदमी की पहचान पता चल गई। अब तक पुलिस को ये तो पता चल ही चुका था कि मरने वाला आदमी जो है वो रणधीर है और रणधीर की वो गाड़ी भी पुलिस रिकवर कर चुकी थी, तफ्तीश पुलिस कर रही थी। ऐसे में पुलिस रणधीर के जो सराउंडिंग वाले लोग हैं, पुलिस उनके बारे में भी जानकारी जुटा रही थी, क्योंकि अगर रणधीर की हत्या किसी ने की और गाड़ी ले जाकर वहाँ पर फेंका तो जाहिर सी बात है रणधीर को किडनैप किया गया। लेकिन रणधीर को फोर्सफुली किडनैप किया गया इस बात के चांसेस कम हैं, क्योंकि किसी लीडर आदमी को जो खुद ही नेता हो और लोगों पर रोब गालिब करता हो, उसे इस तरह से किडनैप करके ले जाना और दूर ले जाकर हत्या कर देना ये थोड़ा मुश्किल है जब तक कि उसे भरोसे में न लिया जाए। और जब पुलिस को उधर गाड़ी बरामद हुई थी, मिली थी, तो वहाँ पर पुलिस को गाड़ी में कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ प्लास्टिक के ग्लासेस, ऐसी चीज़ें भी मिली थी, जिससे पुलिस को इस बात का यकीन हो गया था कि इस घटना को अंजाम देने से पहले गाड़ी में कोई पार्टी इन लोगों ने की है
शराब पीने पिलाने का दौर भी चला है। तो इससे भी पुलिस को एक बात कंफर्म हो गया था कि हो ना हो इस मर्डर में, रणधीर सिंह यादव के मर्डर में कुछ करीबी लोग शामिल हो सकते हैं। इस बीच घर वालों से भी बातचीत हो रही थी। तो घर वालों से बातचीत होने पर जो करीबी लोग थे उनकी पहचान पता हुई। एक आदमी राम सिंह है जो PWD का एम्प्लॉय है। वो आदमी रणधीर सिंह का बहुत करीबी दोस्त था और तकरीबन रोज ही इनका मिलना जुलना होता था। इसी तरह एक डॉक्टर उदय सिंह है, डॉक्टर उदय यादव, वो भी रणधीर सिंह का बहुत करीबी दोस्त था। उसके साथ भी उठना बैठना होता था। तो घर वालों ने उसके बारे में भी पुलिस को जानकारी दी थी। कुछ एक और लोगों के बारे में भी घर वालों ने बताया था और ये कहा था कि ये लोग रोज़ ही मिलते जुलते हैं। तो ऐसे में उदय, राम सिंह, बाकी लोगों को पुलिस ढूंढ रही थी। उदय का कोई पता नहीं था, लेकिन जब CCTV फुटेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखा तो पुलिस को ये पहचानने में पुलिस कामयाब हो गई कि बगल वाली सीट पर बैठकर जो चिप्स नमकीन वगैरह मंगवा रहा था उस कत्ल वाली रात में, घटना से पहले, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राम सिंह ही था। ऐसे में पुलिस ने राम सिंह को पकड़ लिया। उदय यादव का भाई विजय, वो स्कॉर्पियो, एक और स्कॉर्पियो लेकर पीछे पीछे चल रहा था और इस पूरे घटनाक्रम को एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था। कोई अचानक किया गया हत्याकांड ये नहीं है। अब सवाल यह है कि जो लोग इतने गहरे दोस्त हों वो किसी एक दोस्त की इस तरह से हत्या क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह से हत्या की और लाश के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। तो इसके पीछे जो कहानी थी वो बहुत ही अफसोसनाक कहानी थी और उस कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 8 साल पहले। 8 साल पहले रणधीर सिंह यादव जो BJP का नेता था और उदय यादव जो प्रयागराज का ही रहने वाला था और एक कंपाउंडर था, लेकिन चूंकि वो लोगों का घूम घूम कर इलाज किया करता था तो लोग उसे डॉक्टर डॉक्टर बुलाया करते थे। ऐसा कई छोटे शहरों में होता है, आप लोगों ने भी देखा सुना होगा कि जो कंपाउंडर होते हैं चूंकि वो लोगों को ट्रीट कर देते हैं अपने लेवल पर छोटी मोटी बीमारियों के मामले में, तो लोग उनको भी डॉक्टर बोलने लगते हैं। तो इसी तरह से डॉक्टर उदय यादव और रणधीर सिंह यादव, इन दोनों के बीच में तकरीबन 8-10 साल पुरानी दोस्ती थी और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आज से तकरीबन 3 साल पहले एक दिन उदय ने रणधीर सिंह यादव को अपने घर बुलाया। रणधीर अपने दोस्त के घर गया, लेकिन रणधीर जो है एक मामले में वो ठीक नहीं था। वो मामला क्या था? उसने अपने दोस्त उदय यादव की बीवी पर गलत निगाह डाली और यहाँ सिर्फ रणधीर को दोष देने से नहीं चलेगा, खुद उदय की बीवी वो भी रणधीर के करीब आने लगी। दोनों एक दूसरे को देखा दोनों ने, और देखने के बाद दोनों में धीरे धीरे रिलेशनशिप हो गया। पहले नज़दीकी हुई और फिर ये लोग बिल्कुल करीब आ गए और रिलेशनशिप दोनों में कामयाब हो गया। लेकिन इस तरह की चीज़ें छिपती तो है नहीं। रणधीर जो है अब और ज़्यादा लाड़ प्यार जो है वो उदय पर और उसकी बीवी पर लुटाने लगा। अच्छे गिफ्ट्स, ज़रूरत के समय मदद, रुपए पैसे, ये सारी चीज़ें वो उदय को भी देता था और लगातार उसकी बीवी, उदय की बीवी अंजलि को भी देता था, जिसके साथ उसके रिलेशनशिप थे। उदय को शुरू में काफ़ी समय तक इसके बारे में कोई आभास नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की चीज़ें छिपती नहीं है, तो धीरे धीरे उदय को एहसास होने लगा कि रणधीर और उसकी बीवी के नाजायज़ संबंध हैं। अब उदय की कैफियत कैसी हुई होगी और उसका दिमाग कैसा खराब हुआ होगा, आप सोचिए। एक तरफ बीवी जो अर्धांगिनी है, जिस पर वो खुद से ज़्यादा यकीन करता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा दोस्त जिसे वो वाकई अपना दोस्त समझता है, उस पर अपनी जान छिड़कता है। ये दो लोग मिलकर उसके भरोसे के साथ खेल रहे थे। तो उदय जो है वो बेचैन हो गया और बेचैन होने के बाद उदय ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। तह तक जाने के लिए उसने प्लानिंग की कि वो एक बार अपनी वाइफ को लेकर और साथ में रणधीर को लेकर और उसकी फैमिली को लेकर वो घूमने जाएगा कहीं बाहर। प्रयागराज में रहते थे, तो उदय ने कहा कि देखिए, आपकी भाभी अंजलि बार बार ये कह रही है कि कहीं घूमने चलते हैं, तो मैं तो नैनीताल घूमने जाना चाहता हूँ। तो रणधीर, अगर आप भी चलना चाहें तो चलिए, भाभी बच्चों को लेकर हम लोग चलते हैं, साथ में घूमेंगे और फिर एक ट्रिप करके आएंगे। रणधीर सिंह यादव के मन में लड्डू फूटने लगा। आपको पता ही है, जब अवैध संबंधों का चक्कर होता है तो लड्डू फूटते हैं। तो लेकिन रणधीर सिंह अकेला जाना चाहता था, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर जाऊंगा तो मामला तो ख़राब हो जाएगा, फिर वहाँ अंजलि से मेरी मुलाकात कैसे होगी। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो उदय को कहीं भेज दूंगा धोखे से, या उसकी बीवी से कुछ कहलवा दूंगा और हम लोग मिलेंगे। इस तरह की प्लानिंग जो है वो दिमाग में उसके चलने लगी।
उसने उदय से ये कहा कि मेरी बीवी तो मायके जा रही है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन उदय भाई अगर आप और भाभी जी जा रहे हैं, जाना चाहते हैं तो चलिए मैं चलता हूँ, अपने पास स्कॉर्पियो भी है, कोई दिक्कत है नहीं। उदय चूँकि एक छोटा मोटा कंपाउंडर था तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाता होगा, लेकिन रणधीर जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न था, घर परिवार खेत खलिहान सब कुछ था और खुद नेतागिरी करता था, आलीशान ज़िंदगी जीता था, 2-3 गाड़ियां घर में भी थी। और इस तरह की चकाचौंध वाली ज़िंदगी से उदय की पत्नी अंजलि जो है वो काफ़ी इम्प्रेस्ड थी और इसी रुपए पैसे की चकाचौंध में अंजलि जो है वो रणधीर के करीब आ गई थी। अब रणधीर ने जब उदय से कहा कि मैं तो अकेला ही चल सकता हूँ क्योंकि आपकी भाभी अपने घर गई है, मायके गई है, तो अगर आप कहें तो हम चलते हैं। अब उदय को तो सच जानना था, उसने कहा कि ठीक है चलिए चलते हैं। अब ये तीनों नैनीताल घूमने के लिए चले गए। हद देखिए कि अंजलि जो है उसने अपने पति उदय को ये कहते हुए इंसिस्ट किया कि तीनों लोग एक ही कमरे में रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो भाई जैसे हैं और एक एक्स्ट्रा बेड लगवा लेंगे और होटल में तीनों लोग एक ही कमरे में रुक जाएंगे। ये कहकर ये लोग नैनीताल गए और वहाँ पर तीनों जो है एक ही कमरे में रुके भी। इस बीच चूंकि उदय को सच जानना था तो उदय मौका देखकर एक बार कमरे से बाहर भी गया और शायद उसने कोई स्टोरी बताई होगी कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ या वहाँ से घूम कर आ रहा हूँ, तब तक आप लोग चाय वाय पियो, इस तरह से कहकर वो चला गया। लेकिन असल में वो गया था जासूसी करने, अपनी ही बीवी और अपने ही दोस्त की सच्चाई जानना चाहता था। तो जैसे ही उदय मुड़ा वापस गया, इनको लगा कि इससे बढ़िया मौका क्या होगा। ये जो है फिर से करीब आ गए और उनके बीच में कथित तौर पर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, जो जानकारी सामने आई है, ये बातें मैं उसके हवाले से बता रहा हूँ, जो अखबारों में छपी हुई रिपोर्ट है उसके हवाले से बता रहा हूँ। ये फिर से फिजिकल रिलेशन इनका वहाँ पर बना और जब ये फिजिकल रिलेशन बना तो उदय ने न सिर्फ अपनी आंखों से अपनी वाइफ को अपने दोस्त के साथ इंटीमेट होते हुए देखा, बल्कि उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ भी उसने सबूत के तौर पर चोरी छिपे किसी तरीके से शूट कर लिए और ख़ुद तो देखा ही, इससे बड़ा सबूत और क्या होता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उदय ने वहाँ आपा नहीं खोया और ठंडे दिमाग से ये प्लान करने लगा कि कैसे वो इस पूरे एपिसोड का एंड करेगा, कैसे इस घटनाक्रम का खात्मा करेगा। इसके बाद उदय, रणधीर और अंजलि ये सारे लोग नैनीताल से घूम घुमाकर वापस आ गए। नैनीताल जब घूमने गए थे वो 20 जून की तारीख थी। घूमकर फिर ये वापस आ गए और उसके बाद 2 जुलाई को उदय की अपनी पत्नी अंजलि के साथ इसी बात को लेकर कि उसके रणधीर से रिलेशन है, बड़ी तीखी लड़ाई हुई, नोकझोंक हुई, मारपीट भी हुई। अब ये बातें पति पत्नी और रणधीर इन तीनों लोगों के अलावा बाकी लोगों को भी धीरे धीरे पता चलने लगी थी। ये सब बातें छिपती नहीं हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि कुछ बात और आगे बढ़ती या कुछ होता, 11 जुलाई को, 2 जुलाई को मारपीट हुई थी पति पत्नी के बीच में, 11 जुलाई को बड़े ही संदिग्ध परिस्थितियों में एकाएक अंजलि की उनके घर में ही मौत हो गई। अब अंजलि की जो मौत हुई तो ऑब्वियसली बॉडी पर कोई चोट के निशान, कोई खून खराबे जैसी चीज़ थी नहीं, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि अंजलि की मौत कैसे हुई। लेकिन उदय चूंकि खुद ही कंपाउंडर था और लोग उसे डॉक्टर डॉक्टर कहते थे, तो उदय ने कोई मेडिकल रीज़न दे दिया। घर परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग इस बात से कन्विंस हो गए कि हाँ अंजलि मर गई है और नॉर्मल डेथ है। इससे पहले कि अंजलि की मौत के बारे में कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती, कोई और जानकारी किसी को होती, उदय ने अंजलि की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया और अंजलि इस दुनिया से दूर चली गई। अंतिम संस्कार करने से पहले वो अपनी बीवी की लाश से लिपटकर बेइंतहा रोता रहा। पूरी दुनिया ने उसे रोते हुए देखा और उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला कि अंजलि तुम मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं किसके भरोसे रहूंगा, बच्चों का क्या होगा, इस तरह की इमोशनल चीज़ें। लोग उदय से हमदर्दी भी रखते थे क्योंकि उन्हें ये पता था कि उदय की बीवी अंजलि के किसी और आदमी से रिलेशन है और अब अंजलि की मौत हो गई है, उदय बिल्कुल अकेला हो गया। देखो इसके बावजूद वो अपनी बीवी को कितना चाहता था, तो उदय से लोगों की हमदर्दी भी थी। अब अंजलि तो चली गई थी, लेकिन वो आदमी अब भी जिंदा घूम रहा था जिस आदमी की वजह से अंजलि की मौत हुई, रणधीर सिंह यादव। उदय ने अब अपने उन कॉमन फ्रेंड्स को एक एक करके भरोसे में लेना शुरू किया, जो लोग रणधीर सिंह यादव के भी दोस्त थे और खुद उदय के भी दोस्त थे। इनमें राम सिंह, सुजीत और बाकी कुछ और लोग थे जो इस मर्डर में शामिल हैं। और इन लोगों को भरोसे में लेने के बाद इन्होंने फिर प्लानिंग की कि वो रणधीर सिंह यादव की हत्या करेंगे। और इस हत्याकांड को आखिरकार 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात को अंजाम दिया गया। कैसे अंजाम दिया गया, कैसे लाश के चीथड़े बिखेरे गए, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। मोबाइल फ़ोन जो था, रणधीर की हत्या के बाद जब उस लाश के फिंगरप्रिंट से मोबाइल फ़ोन का लॉक खोला उदय ने
और उसने जब उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया तो उसने देखा कि मोबाइल फ़ोन में उसकी बीवी अंजलि की बेशुमार न्यूड तस्वीरें रणधीर के साथ मौजूद हैं। ये देखकर वो पागल हो गया और उस गुस्से के मारे उसने रणधीर की लाश को ही बेइंतहा पीटा, बहुत चाटे, बहुत घूसे उस पर बरसाए। इसके बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि चलो अब इस लाश को ले चलो और रेलवे ट्रैक पर ले जाकर इसके चीथड़े उड़ाते हैं। 2 से ढाई घंटे तक रेलवे ट्रैक पर आधी रात को लाश रखकर अलग अलग ट्रेनों के नीचे उसको कुचलवाया और उसके टुकड़े टुकड़े बिखेर दिए। इतना सब कुछ करने के बाद बाकी लोग तो वापस लौट आए। इतना सब कुछ करने के बाद वो फिर स्कॉर्पियो लेकर चित्रकूट जा रहे थे। उनकी प्लानिंग ये थी कि चित्रकूट ले जाकर स्कॉर्पियो को जला देंगे, लेकिन बीच रास्ते में ही चित्रकूट ज़िले की हद में पहुंचकर बीच रास्ते में ही स्कॉर्पियो जो है एक जगह फंस गई और जहां फंसी उन्होंने उसी स्कॉर्पियो को वहां छोड़ा और एक दूसरी गाड़ी में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक और लड़का जो उदय का चचेरा भाई था, विजय, वो एक दूसरा स्कॉर्पियो लेकर जा रहा था। तो उस विजय के साथ बैठकर दूसरे स्कॉर्पियो में ये सारे लोग घर वापस आ गए। पुलिस ने अब राम सिंह और बाकी कई लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये जो उदय है इस केस का मास्टरमाइंड, वो अब भी गायब है। उसके बारे में पुलिस अब भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है और साथ ही उसके गायब है वो मोबाइल फ़ोन जो रणधीर सिंह यादव का है और जिसमें उदय की पत्नी अंजलि और रणधीर सिंह यादव की आपत्तिजनक तस्वीरें थी। असल में जो भी कॉमन फ्रेंड्स थे वो रणधीर के हों और उदय यादव के हों, ये सारे लोग उदय यादव के साथ मिल चुके थे और उसके पीछे एक वजह ये थी कि इन सारे दोस्तों को ये लगता था कि रणधीर ने दोस्ती की पीठ पर छुरा घोंपा है। अच्छे दोस्त जो उसे अपना मानता था उसकी बीवी के साथ जो है इलिसिट रिलेशन रखे हैं और उसका शोषण किया है। ये जो है ये बात उदय जब अपने सारे दोस्तों को बता रहा था जिनके साथ मिलकर वो इस मर्डर को प्लान करना चाह रहा था, तो सारे लोग मेंटली इमोशनली उदय के साथ मिल चुके थे और उन सब ने मिलकर इस कत्ल को प्लान किया। यही वजह है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या की और बाकी दोस्तों ने एक दोस्त का साथ दिया अपने ही एक और दोस्त का कत्ल करने में। तो ये थी पूरी कहानी।